यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती जब पहली मिसाइल कीव के आसमान में दहाड़ती हुई गिरी थी, बल्कि उससे कहीं पहले उन बंद कमरों में शुरू हुई थी जहां बड़े देश नक्शे पर पेंसिल से लकीरें खींचते हैं और छोटे देशों की किस्मतें तय करते हैं। लेकिन आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां 3 साल का युद्ध सिर्फ टैंकों, ड्रोन और मिसाइलों का संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि एक कागज पर लिखे 28 बिंदुओं की वजह से दुनिया सांस रोककर खड़ी है। अमेरिका की नई सरकार का यह 28 पॉइंट प्रस्ताव ऐसा है जैसे किसी पुरानी महायुद्ध फिल्म के आखिरी सीन में अचानक कोई नया किरदार प्रवेश कर जाए और पूरी कहानी की दिशा बदल दे। यही वह दस्तावेज है जिसने दुनिया भर की सरकारों, मीडिया हाउसेज और विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या रूस ने 3 साल की लड़ाई के बाद वह सब हासिल कर लिया है जो वह असल में चाहता था, और क्या यूक्रेन को यह भारी कीमत चुकानी होगी, चाहे वह तैयार हो या नहीं। पूरी दुनिया के टेलीविजन स्टूडियो, न्यूज वेबसाइटें, पॉडकास्ट, राजनीतिक मंच, हर जगह इसी प्रस्ताव की चर्चा हो रही है। यूक्रेन को यह संकेत दिया जा रहा है कि उसे थैंक्सगिविंग से पहले, यानी अमेरिका की बड़ी छुट्टी से ठीक पहले, इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला करना होगा। और यह कोई साधारण डेडलाइन नहीं है। यह वही डेडलाइन है जो बताती है कि अमेरिका की नई सरकार कितनी जल्दी इस युद्ध को समाप्त करना चाहती है। उनके लिए यह युद्ध अब असर डाल रहा है घरेलू राजनीति पर, आम जनता की सोच पर और इस धारणा पर कि अमेरिका दुनिया का वॉरियर प्रोटेक्टर कब तक बना रहेगा। लेकिन यह सब उस यूक्रेन के लिए क्या मायने रखता है जिसने 3 साल तक हर गोली, हर मिसाइल, हर रात में डर के बावजूद जनता को उम्मीद दिलाई कि युद्ध का अंत सम्मान के साथ होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वह बयान जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया, आज भी इंटरनेट पर घूम रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रस्ताव मानेंगे तो बिजली होगी, गर्म कमरे होंगे, लेकिन देश की गरिमा खो जाएगी। यह एक ऐसा वाक्य है जिसकी ध्वनि किसी राजनीतिक बहस से नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता की आत्मा से आती हुई लगती है जिसने अपने देश के अस्तित्व को बचाने के लिए हर रात जागकर रणनीति बनाई है। उनके चेहरे पर वह दर्द दिखता है जो सिर्फ भूगोल की हार का नहीं, बल्कि इतिहास की शर्म का हो सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव में ऐसा क्या है? क्यों यह इतना विवादित है? क्यों यूक्रेन इसे समर्पण कह रहा है और रूस इसे विचार करने योग्य आधार बताकर हल्की सी मुस्कान के साथ देख रहा है? और आखिर क्यों यूरोप अमेरिकी प्रस्ताव को शक की नजर से देख रहा है, जबकि अमेरिका इसे शांति की दिशा कह रहा है? आइए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां दुनिया समझ सके कि यह प्रस्ताव सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि 3 वर्षों के खून, आंसू और राजनीति का संक्षेप है। युद्ध की शुरुआत 2022 में हुई, जब दुनिया 21वीं सदी की तेज रफ्तार शांति की भावना में डूबी हुई थी। लोग एआई, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो और एलन मस्क के रॉकेटों में खोए हुए थे। लेकिन उसी समय रूस ने दुनिया को झकझोर दिया। उसने यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण कर दिया। हजारों टैंक, मिसाइलें, सैटेलाइट गाइडेड हथियार, साइबर हमले, सब एक साथ। वह आक्रमण सिर्फ सैन्य नहीं था, वह मनोवैज्ञानिक दहशत थी। पूछा गया, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का पहला अध्याय है? दुनिया ने सोचा था कि यूक्रेन कुछ दिनों में गिर जाएगा। लेकिन यह वह बात थी जिसने रूस के गणित को बिगाड़ दिया। यूक्रेन ने लड़ाई इतनी बहादुरी से की कि दुनिया दंग रह गई। साधारण नागरिक हथियार उठाकर सड़कों पर उतरे। दुनिया ने कीव के मेयर को गोलियों की आवाज के बीच लाइव इंटरव्यू देते देखा। और उसी समय दुनिया भर के देशों को यह एहसास हुआ कि इस छोटे देश के दिल में वह आग है जिसे सिर्फ मिसाइलें नहीं बुझा सकती। यही वह आग थी जिसने अमेरिका और यूरोप को यूक्रेन के समर्थन में खड़ा कर दिया। मिसाइल रोधी सिस्टम, हिमार्स, जर्मन टैंक, ब्रिटिश मिसाइलें, ड्रोन, हर कुछ यूक्रेन को मिलता रहा। लेकिन युद्ध लंबा चलता गया। और किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन होता है समय। धीरे धीरे पश्चिमी देशों की जनता थकने लगी। आर्थिक मंदी, महंगाई, ऊर्जा संकट, इन सब पर जनता ने मजबूती से सवाल उठाने शुरू किए। अमेरिका की नई सरकार ने चुनाव जीतने के लिए युद्ध खत्म करने का वादा किया था। और अब वही वादा उसे इस 28 पॉइंट प्लान तक लेकर आया है। यह योजना कहती है कि यूक्रेन अपनी सेना सीमित करे, रूस द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों को मान्यता दे, नाटो में शामिल न हो, अपने संविधान में बदलाव करे
और हथियारों की विशेष क्षमताओं को छोड़ दे। ये शर्तें उतनी कठिन इसलिए लग रही हैं क्योंकि 3 साल की लड़ाई के दौरान यूक्रेन ने यही सब बचाने के लिए संघर्ष किया था, और अब उसे उन्हीं चीजों से दूर होने के लिए कहा जा रहा है। यूरोपीय देश इस प्रस्ताव से असहज है। उन्हें डर है कि अगर यूक्रेन ने यह प्रस्ताव मान लिया तो रूस को यह संदेश जाएगा कि आक्रमण काम करता है। इससे आने वाले 20 वर्षों में यूरोप पर खतरे बढ़ सकते हैं। पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन देशों की सीमाएं रूस से जुड़ी है। उन्हें डर है कि रूस की भूख यही नहीं रुकने वाली। और इस सब के बीच रूस बेहद आराम से इस प्रस्ताव को देख रहा है। उसके लिए यह युद्ध भले महंगा रहा हो, लेकिन यह योजना उसे रणनीतिक रूप से वही दे रही है जिसे वह हासिल नहीं कर पाया। अगर वह सिर्फ बातचीत से अपनी शुरुआती मांगें हासिल कर लेता है तो उसकी जीत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव दुनिया भर में फैल जाएगा। पर आओ कहानी को पीछे ले जाकर समझते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच ये तनाव आखिर बना कैसे। यह सिर्फ 3 साल पुरानी कहानी नहीं है। यह 1991 से चल रही गाथा है। जब सोवियत संघ टूटा तब यूक्रेन एक नया स्वतंत्र देश बना, लेकिन रूस ने उसे कभी पूरी तरह स्वतंत्र के रूप में नहीं देखा। रूस उसे अपनी विरासत, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति का हिस्सा मानता रहा। यह सोच यूक्रेन को हमेशा असहज करती थी। फिर 2014 में रूस ने क्रीमिया ले लिया। यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा क्षेत्रीय कब्जा था। पूरी दुनिया चौंक गई। उसी समय पूर्वी यूक्रेन में हिंसा बढ़ी और रूस समर्थित गुटों ने नियंत्रण हासिल करना शुरू किया। यूक्रेन की जनता इस स्थिति से गुजरी जैसे कोई घर के बीच से काटकर 2 हिस्सों में कर दिया गया हो। उसके बाद यूक्रेन लगातार नाटो के करीब जाता गया। नाटो की मीटिंगों में यूक्रेन के प्रतिनिधि दिखते। यूरोपीय संघ यूक्रेन से व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करता। यह सब रूस को बिल्कुल पसंद नहीं था। 2021 तक रूस ने अपनी सेना यूक्रेन की सीमाओं पर जमा करनी शुरू कर दी। दुनिया को चिंता थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर फरवरी 2022 में धधकता हुआ वह दिन आया जब रूस ने हमला कर दिया। अब 2025 का अंत है। 3 साल बीत चुके हैं। यूक्रेन टूट चुका है लेकिन झुका नहीं है। रूस थक चुका है लेकिन रुका नहीं है। यूरोप डर चुका है लेकिन डरा नहीं है। अमेरिका थक चुका है लेकिन रणनीति बदल रहा है। और इस सब के बीच आता है यह प्रस्ताव। इस प्रस्ताव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके साथ समय सीमा जुड़ी है। अमेरिका ने कहा है अगले गुरुवार तक फैसला करो, मतलब थैंक्सगिविंग से पहले। अमेरिका की राजनीतिक भाषा में इसका मतलब होता है अगर तुम नहीं मानोगे हम रास्ता बदल देंगे। यह संदेश यूक्रेन के लिए भारी है, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि उसके लिए अमेरिकी समर्थन सिर्फ हथियार नहीं बल्कि जीवित रहने की सांस है। यूक्रेन में लोग बिजली कटने से डरते हैं। रूस हर सर्दी ऊर्जा स्टेशनों पर हमला करता है। पिछले साल की ठंड में नागरिकों ने अंधेरे में दिन बिताए, बिना गर्मी, बिना पानी, कई जगहों पर बिना खाना। यूक्रेन का यह डर असली है। लोग कहते हैं कि अगर समझौता हो जाए तो कम से कम घर जलेंगे नहीं, बच्चे डरेंगे नहीं, रातें लंबी और ठंडी नहीं होंगी। लेकिन दूसरी तरफ वे यह भी कहते हैं कि अगर आज समझौता किया तो आने वाले 10 सालों में रूस यूक्रेन को उसी तरह नियंत्रित करेगा जैसे कोई मजबूत देश कमजोर पड़ोसी को दबाता है। अब यूक्रेन के सामने 2 रास्ते हैं, दोनों कठिन, दोनों घाव छोड़ने वाले और दोनों एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाने वाले जिसकी कोई गारंटी नहीं है। पहला रास्ता यह है कि यूक्रेन प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। ऐसा होने पर मिसाइलें रुक जाएंगी, शहर सांस ले पाएंगे, अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। लेकिन यूक्रेन की जमीन कम होगी, उसकी सेना छोटी होगी, उसकी संप्रभुता कमजोर होगी और रूस को यह संदेश जाएगा कि युद्ध का फल मीठा होता है। दूसरा रास्ता यह है कि यूक्रेन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। ऐसा होने पर युद्ध जारी रहेगा, अमेरिकी समर्थन शायद घट जाएगा, रूस हमला बढ़ाएगा और यूक्रेन की जनता को आने वाली सर्दियों में फिर से अंधेरों का सामना करना होगा। यह रास्ता लड़ाई का रास्ता है, लेकिन यह रास्ता सम्मान का भी रास्ता है। इन 2 रास्तों के बीच यूक्रेन खड़ा है, न कमजोर न मजबूत, बल्कि इतिहास के चौराहे पर। और दुनिया उसे देख रही है।
बड़े देश अपने बयान जारी कर रहे हैं। यूरोप कह रहा है कि प्रस्ताव को जल्दबाजी में स्वीकार मत करो। अमेरिका कह रहा है कि शांति का मौका हमेशा नहीं आता। रूस कह रहा है कि यह विचार योग्य है। यूक्रेन कह रहा है कि यह स्वीकार्य नहीं है। इस बीच यूक्रेन की जनता सोशल मीडिया पर लड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध खत्म करो, चाहे कीमत जो भी हो। कुछ कहते हैं कि जमीन खोना भविष्य खोना है। कुछ कहते हैं कि सम्मान की कोई कीमत नहीं होती। कुछ कहते हैं कि पेट भूखा रहे तो सम्मान किस काम का। लेकिन इस कहानी का सच यही है कि युद्ध कभी सिर्फ टैंकों से नहीं जीते जाते और शांति कभी सिर्फ कागजों से नहीं मिलती। युद्ध की जीत मैदान पर होती है और शांति की जीत मेज पर। और अभी यह मेज दुनिया की सबसे भयावह राजनीतिक बातचीत की मेज है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह 21वीं सदी की सबसे विवादित शांति संधि हो सकती है। यह दुनिया के दो बड़े ब्लॉकों, पश्चिम और रूस, के बीच शक्ति संतुलन बदल सकती है। यह चीन को भी प्रेरित कर सकती है कि वह ताइवान के लिए अपने विकल्पों को नए तरीके से देखे। यह मध्य एशिया, बाल्कन और मध्य पूर्व की राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। और यूरोप की सुरक्षा संरचना तो पूरी तरह बदल सकती है। आखिर में कहानी वही है जो हमेशा इतिहास सिखाता है। युद्ध जितना लंबा चलता है, शांति उतनी महंगी होती है। और जो शांति दबाव में होती है, वह अक्सर अगला युद्ध जन्म देती है। यूक्रेन की कहानी आज बस यही नहीं रुक रही। यह एक ऐसे फैसले की दहलीज पर है जो उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। और शायद 50 साल बाद कोई बच्चा इतिहास की किताब में पढ़ेगा कि 2025 में एक ऐसा प्रस्ताव आया था जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। और यही इस क्षण की सच्चाई है। युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देगी।